Hello everyone. Today we are going to discuss about NCERT chapter number 7 evolution. सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि इवोल्यूशन है क्या। देखिए, इवोल्यूशन टर्म को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था और ये जो इवोल्यूशन है ये एक लैटिन वर्ड इवॉल्वेर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अनरोल या फिर अनफोल्ड या फिर टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक कागज दिया गया और उस कागज में कुछ लिख दिया गया या उसमें कुछ छुपा दिया गया और आपको रोल करके फोल्ड करके दे दिया गया। अब आपसे बोला गया कि बताइए इस कागज में क्या छिपा हुआ है या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप कैसे बता पाएंगे? आपको उस कागज को अनरोल करना पड़ेगा, अनफोल्ड करना पड़ेगा, देन आप बता पाएंगे कि उस कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है या फिर उसमें क्या छिपा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब हम अर्थ की हिस्ट्री को अनरोल या फिर अनफोल्ड करते हैं या फिर अपने पास्ट में जाते हैं और पास्ट की चीजों को अनरोल या फिर अनफोल्ड करते हैं या फिर अर्थ की हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अर्थ पर लाखों करोड़ों सालों से चेंज होते चले आ रहे हैं, अर्थ पर इवोल्यूशन होता चला आ रहा है। और हमें यह भी पता चलता है कि जो पोटेंशियलिटीज या फिर जो लाइफ फॉर्म या जो स्पीसीज जो हिडन थी, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था, वो भी हमारे सामने एक एक करके प्रकट होके आती हैं। तो ये यहां पर इवोल्यूशन का मतलब है। अब अगर यहां पर स्लाइड पर नजर डालें तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये जो इवोल्यूशन जो है इसका मतलब होता है टू अनफोल्ड या फिर अनरोल या फिर टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इवोल्यूशन का जो सिंपल मतलब होता है ये होता है ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर इवोल्यूशन को और सिंप्लीफाई किया जाए और पूछा जाए कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब यह है कि लगातार होने वाले चेंज की वजह से एक लाइफ फॉर्म का दूसरी लाइफ फॉर्म में बदलना, ये इवोल्यूशन है। यहां पर ध्यान रखिए, कई बार ऐसा बोला जाता है कि सिंपल जो लाइफ है या जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना ये इवोल्यूशन है। नहीं, ये इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हमेशा ऐसा ही इवोल्यूशन में होता तो अर्थ पर जो सिंपल लाइफ है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, वो होती ही नहीं और जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कॉम्प्लेक्स हो चुके होते। लेकिन अर्थ पर सिंपल लाइफ तो अभी भी अवेलेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इवोल्यूशन की अगर सिंपल मीनिंग पूछी जाए तो आपने बताना है कि लगातार होने वाले चेंज की वजह से एक लाइफ फॉर्म का दूसरी लाइफ फॉर्म में बदलना, ये इवोल्यूशन है। जैसे यहां पर देखिए, ये यहां पर फिशेज हैं। फिशेज में जब चेंज हुआ धीरे धीरे तो एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से ये देखिए रेप्टाइल्स आए और रेप्टिलियन जो लाइफ फॉर्म है उससे लगातार होने वाले चेंज की वजह से मैमेलियन और बर्ड्स टाइप की लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? ये जो इवोल्यूशन है ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए, इसका मतलब होता क्या है? जैसे आज हम सोए और अगले दिन उठे तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन नई स्पीसीज बन जाएगी। नई स्पीसीज, नई लाइफ फॉर्म बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब इवोल्यूशन जो है ये स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। इतना क्लियर है? इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये कभी रुकता नहीं है, लगातार होता चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है और आगे भी लगातार होता रहेगा। इट मींस जो इवोल्यूशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवोल्यूशन इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। इसका मतलब जो इवोल्यूशन है ये रिवर्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई, तो इवॉल्व होने के बाद वो जो लाइफ फॉर्म है वो कभी भी अपनी प्रीवियस फॉर्म में रिटर्न नहीं करेगी। जैसे यहां पर देखिए, ये जो फिशेस हैं इनसे एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि रेप्टाइल्स से एम्फीबियंस फिर से इवॉल्व हो जाएं और एम्फीबियंस से फिशेस फिर से इवॉल्व हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। फिशेस से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, ऐसे ही आगे चलता चला जा रहा है। इवोल्यूशन जो होता है ये कभी भी रिवर्स नहीं होता, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बताया गया है। अब देखिए ये होता क्या है। जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं
तो हमें तरह तरह के प्लांट और एनिमल्स यानी फ्लोरा और फाउना दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है ये जो फ्लोरा फाउना है ये 2-3 दिन में ही बन गया है? ऐसा नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ पर चेंज होते चले आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि आज जो हमें सराउंडिंग में फ्लोरा और फाउना दिखाई पड़ते हैं ये इवॉल्व हो पाए हैं। ये जो मिलियंस ऑफ ईयर से चेंज होते चले आ रहे हैं इसी की स्टडी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। या फिर ऐसे बोले कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं इनकी हिस्ट्री को स्टडी करना ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैमेलियन लाइफ फॉर्म है इसकी हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करते हैं? जैसे फिशेज से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स लाइफ फॉर्म आई और रेप्टाइल से मैमेलियन लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई। तो ये एक तरीके से हम मैमेलियन लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री को ही स्टडी कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अगर आप ये चाहते हैं कि जो मिलियंस ऑफ ईयर से चेंज होते चले आ रहे हैं इसको अच्छे ढंग से स्टडी किया जाए तो उसके लिए आपको यूनिवर्स, अर्थ का इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ को, यानी इन सारी चीजों को एक एक करके सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा। और हम इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों को एक सीक्वेंस से सिस्टमेटिक वे से स्टडी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो देखिए सबसे पहले बात आती है यूनिवर्स की, यानी यहां पर यूनिवर्स है क्या? ये देखिए तो यहां लिखा हुआ है ये जो यूनिवर्स है ये है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए यहां पर ये देखिए ये यूनिवर्स है। इतना क्लियर है? यूनिवर्स जो है ये 100 बिलियन गैलेक्सीज का बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए एक ये गैलेक्सी है, एक ये गैलेक्सी है, एक ये गैलेक्सी है, ऐसे ही 100 बिलियन गैलेक्सीज से हमारा यूनिवर्स बना होता है। ह्यूज साइज का है ये। अब गैलेक्सी क्या होती है? तो देखिए ईच जो गैलेक्सी है ये 100 बिलियन स्टार्स की बनी है, प्लस यहां पर डस्ट और गैसेस के क्लाउड भी आपको मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी के अंदर ये स्टार्स प्रेजेंट हैं। तो एक यूनिवर्स 100 बिलियन गैलेक्सीज का बना है और ईच गैलेक्सी 100 बिलियन स्टार्स की बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। आपको पता है जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। और हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है इसे एंड्रोमेडा कहा जाता है। मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटा सा प्लेनेट है, ये देखिए अर्थ, जिस पर हम रह रहे हैं, ह्यूमन जो स्पीसीज है वो रह रही है। अब देखिए यहां पर अगर इस अर्थ का इस यूनिवर्स के साइड से कंपैरिजन किया जाए तो पता है क्या होगा? इस ह्यूज साइज के यूनिवर्स में ये जो अर्थ है ये बस एक स्पेक यानी एक पॉइंट मात्र स्ट्रक्चर है। यानी यूनिवर्स तो ह्यूज साइज का है, बहुत बड़ा है, और उसमें अर्थ बस एक बिंदु मात्र संरचना है, बस एक पॉइंट लाइक या फिर स्पेक लाइक स्ट्रक्चर है। इतना क्लियर है? अब देखिए ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर में होती है और इस डिस्टेंस को स्टीलर डिस्टेंस कहा जाता है। और स्टीलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट के फॉर्म में किलोमीटर या मीटर यूज नहीं करते। स्टीलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट फॉर्म में लाइट ईयर का यूज किया जाता है। इतना क्लियर है? अब यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है यूनिवर्स क्या है, तो लिखा हुआ है गैलेक्सीज का क्लस्टर है। इतना क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? गैलेक्सी क्या है? तो ये है स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइज इफ अर्थ कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स। तो यहां पर क्या बोलेंगे? कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, यानी इस ह्यूज साइज के यूनिवर्स में जो अर्थ है ये एक स्पेक लाइक स्ट्रक्चर है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहां पर ये पूरा जो यूनिवर्स है इसमें एक छोटा सा बिंदु है, इसी को अर्थ बोलेंगे, और यहीं पर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। यहां पर ये स्टीलर डिस्टेंस बताया गया है, यानी स्टार्स और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को स्टीलर डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट के फॉर्म में यूज होता है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब नाइट के टाइम हम स्काई में देखते हैं स्टार्स को तो पता है हम उस टाइम अपने पास्ट को देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए
कोई भी चीज हमें कब दिखाई पड़ती है? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आई पर फोकस होती है, तब वो चीज हमें दिखाई पड़ती है। तो जब हम अपने सराउंडिंग की चीजों को देखते हैं तो उस टाइम हम प्रेजेंट टाइम को देख रहे होते हैं। कारण क्या होता है? जैसे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को देखा तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक की और हमारी आई पर फोकस हुई, वो चीज हमें तुरंत दिख गई, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट को हमारी आई तक पहुंचने में इतना कम टाइम लगता है कि जिसे हम नोटिस भी नहीं कर सकते। यानी अगर सराउंडिंग को देख रहे हैं तो हम प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, उसी टाइम को देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो स्टार्स होते हैं वो हमारे अर्थ से ट्रिलियंस किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो उनसे जो लाइट चल के अर्थ पर पहुंची है इसने सालों ले लिया है। तो अगर आज रात में हम एक स्टार को देखेंगे तो वो आज का स्टार नहीं है, बहुत पहले का स्टार है, क्योंकि उस स्टार से जो लाइट निकल के अर्थ पर आ रही है, अर्थ पर आने में उसने सालों ले लिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर बोला जाएगा कि जब हम स्टार को देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम नहीं, पास्ट वाला टाइम देख रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर वही चीजें लिखी हुई हैं। ये देखिए, हाउ एवर when we see objects in our immediate surroundings we see them instantly and hence in the present time। इतना क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब यहां पर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद अर्थ के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यूनिवर्स की। तो देखिए, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ये अप्रॉक्स 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, और यूनिवर्स के ओरिजिन को बिग बैंग थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको एबी लिमेटर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्स का बनना एक बिग बैंग प्रोसेस था। बिग का मतलब यहां पर बड़ा होता है, और बैंग का मतलब एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। तो यहां पर एबी लिमेटर ने क्या बताया था यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए, वो देखिए। इन्होंने ये बताया था कि बहुत टाइम पहले एक डेंस ऑब्जेक्ट हुआ करता था। ये देखिए, यहां पर एक डेंस ऑब्जेक्ट है या डेंस एंटिटी है। इस ऑब्जेक्ट या एंटिटी के अंदर जो पार्टिकल्स थे ये लगातार मूव कर रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। इनके टकराने से क्या हो रहा था, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इनका लगातार मूव करना, टकराना, एनर्जी प्रोड्यूस होना, ऐसा लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एनर्जी इस एंटिटी के अंदर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई। और एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाने की वजह से ये जो डेंस एंटिटी थी ये फट गई। और जैसे ही ये डेंस एंटिटी फटी, इसी को बोला गया थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो कि ह्यूज साइज का था। ये इतना बड़ा विस्फोट था जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी ये अनइमेजिनेबल था। तो अनइमेजिनेबल थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे ये फैल गए, और जैसे ये फैले वैसे ही एक गैसियस क्लाउड बन गया, यानी यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड हो गया, और फिर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा। इतनी चीज क्लियर है? अब ये जो गैसियस क्लाउड फैला था, इस गैसियस क्लाउड में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैसें थी, तो बोलेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एरोज गैसेस कौन सी थी, तो बोलेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। इतना क्लियर है? अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स थे इनमें कंडेंसेशन होने लगा। अब कंडेंसेशन होने की वजह से कई सारे स्ट्रक्चर्स बने, और इन स्ट्रक्चर्स को गैलेक्सीज कहा गया। जैसे ये देखिए, ये यहां पर कई सारे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने, इन्हें गैलेक्सी कहा गया। इन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी थी मिल्की वे गैलेक्सी, जो फ्लैट डिस्क लाइक थी, यानी जैसे सीडी होती है, सीडी उसी की तरह थी। इसको कहा गया मिल्की वे गैलेक्सी। मान लीजिए ये मिल्की वे गैलेक्सी है। अब आपको पता है इस मिल्की वे गैलेक्सी में सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कई सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने, जिन्हें नेब्यूला कहा गया। तो जैसे ये देखिए, ये मिल्की वे गैलेक्सी है और इसके अंदर कई सारे फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने, इन्हें नेब्यूला कहा गया।
अब इन नेब्यूला में से एक नेब्यूला ऐसा था जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, उस नेब्यूला को सोलर नेब्यूला कहा गया। तो मान लीजिए यहां पर यह है सोलर नेब्यूला, ये देखिए। अब इस सोलर नेब्यूला का जो सेंट्रल पार्ट था ये सबसे ज्यादा गर्म था, तो जो सेंट्रल हॉटेस्ट पार्ट था ये तो कन्वर्ट हो गया सन में, और इसके चारों तरफ जो एटम्स और पार्टिकल्स घूम रहे थे वो धीरे धीरे चेंज हो गए प्लैनेट में, और इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना। और ये इस तरीके से जो बिग बैंग थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब यहां पर स्लाइड पर नजर डालते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है दिस सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स इज कॉल्ड बिग बैंग। यानी बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब एक्सप्लोजन यानी टूटना। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए द गैसियस क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग condensed under gravitation and converted into many flat disc-like structures called nebula made up of atoms and small particles। यानी जो नेब्यूला था ये एटम्स और स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, सोलर नेब्यूला was one of them which formed our solar system। यानी ऐसा नेब्यूला जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना उसे सोलर नेब्यूला कहा गया। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। यानी यूनिवर्स बनने के बाद आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम वहां पर क्या इवेंट चल रहे थे, तो वो देखिए यहां पर जब अर्थ बनी थी तो उस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे अभी अपने सराउंडिंग में हम देखेंगे तो हमें एटमॉस्फेयर मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें नाइट्रोजन मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन जब अर्थ बनी थी तो उस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर नहीं था तो इससे पता चल गया कि उस टाइम जो फ्री ऑक्सीजन थी वो नहीं थी। जब ऑक्सीजन ही नहीं थी इसका मतलब उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूस था, ओजोन लेयर भी नहीं थी, तो जो सन का यूवी रेडिएशन था वो नीचे की तरफ आ रहा था। इतना क्लियर है। दूसरा क्या है, अर्थ पर वॉल्केनिक एक्शन चल रहे थे, तो वॉल्केनिक एक्शन का मतलब ज्वालामुखी का फटना, तो इससे ही पता लग गया कि उस टाइम पिघलते लावे बन रहे थे। यानी अर्थ एक पिघलते लावे की तरह थी, जिसे पिघलते लावे को मोल्टेन मास भी बोलते हैं। अब पिघलते लावे से यह बात भी पता चल गई कि उस टाइम अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई हुआ करता होगा, यानी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब अर्थ बनी तो उस टाइम क्या इवेंट चल रहे थे, कैसी कंडीशन थी, तो पहले मैंने क्या बताया, एटमॉस्फेयर था नहीं। इसी से पता लग गया कि जो फ्री ऑक्सीजन थी ये उस टाइम थी नहीं। इससे क्या पता लग गया कि इन्वायरमेंट जो था वो क्या था, रिड्यूस था, ओजोन लेयर नहीं थी। इससे क्या पता लग गया कि जो यूवी रेडिएशन था वो नीचे आ रहा था। दूसरा, वोल्केनिक एक्शन चल रहे थे। वोल्केनिक एक्शन का मतलब मोल्टेन मास बन रहे थे। मोल्टेन मास का मतलब उस टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ बनने के 500 मिलियन सालों के बाद, यानी आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स कितना पुराना है, तो बोलेंगे 20 बिलियन ईयर्स। मैंने बताया था कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ था ये अप्रोक्स 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और आगे बढ़ते हैं और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ओल्ड इज द अर्थ, यानी अर्थ कितनी पुरानी है। तो अर्थ का जो ओरिजिन है ये अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहां पर। तो ये देखिए क्या है, यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप फिल इन द ब्लैंक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर फिल इन द ब्लैंक स्केप्ड। तो देखिए यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि यूवी रेज जो सन से आ रहा था इसने किसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने इनमें से लाइटर जो चीज थी वो कौन सी थी जो कि स्केप हो गई थी। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम अर्थ पिघलते लावे की तरह थी, मोल्टेन मास था वहां पर। उस मोल्टेन मास से
मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी गैसें निकल रही थी। मैंने आपसे बताया था कि ओजोन लेयर तो उस टाइम थी नहीं, इस वजह से जो यूवी रेडिएशन था वो नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से जो वाटर है, यानी जो वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा था। हाइड्रोजन हल्की थी जो कि एस्केप हो गई थी, और जो फ्री ऑक्सीजन बन रही थी वो फ्री फॉर्म में नहीं रह रही थी, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगेन अमोनिया और मेथेन से रिएक्ट कर गई थी, जिसकी वजह से दोबारा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे कंपाउंड बन रहे थे। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3, वाटर एंड हाइड्रोजन।